डीडीए एएसओ का 2017 का क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। आज सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1। सो दैट इज इन विच ऑर्डर वुड द फॉलोइंग वर्ड्स बी प्लेस्ड इन अ डिक्शनरी। सो डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में प्लेस्ड होते हैं। लाइक जैसे ए टू जेड है तो ए पहले आएगा, फिर बी आएगा, कोई भी लेटर ए से जो स्टार्ट होगा दैट विल कम फर्स्ट एंड देन उसके बाद बी के बाद अगर ए आया तो इट विल कम फर्स्ट, बी के बाद ई आया तो वो बाद में आएगा। तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन में देयर फर्स्ट जो लेटर है देयर, थॉट, थ्रो और देयर लिखा हुआ है। तो टी एच के बाद जो ई है यहाँ पर ओ है तो ओ बाद में आता है अल्फाबेटिकली। अगर आप पोजिशन देखें तो वो बाद में आता है। तो ऑप्शन 2 और 3 तो वहीं आपके क्रॉस हो जाएंगे। ऑप्शन 1 एंड 4 में फर्स्ट जो वर्ड है दैट इज सेम, सेकेंड वर्ड इज सेम। थर्ड लेटर में यहाँ पे थ्रू है, यहाँ पर थॉरो है। तो टी एच के बाद ओ पहले आता है, ओ और आर में, आर का पोजीशन बाद में आता है। तो इट मीन्स द ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 2 है द सिल्वर पॉलिश गिव्स द एंटीक कैंडल स्टैंड इट्स स्पेशल एलोर। इट्स, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बता दूं, डेट्स तो बिल्कुल भी नहीं है, इट के बाद इज आता। तो इट्स और ये अपोस्ट्रोफी वाला जो इज है इनमें क्या डिफरेंस है। तो इट्स क्या है, आप ऑनरशिप लेते हो, मतलब लाइक हिज और हर, ऐसे इट्स जो प्रीवियस जो नाउन यूज किया हुआ है उसका वो ऑनरशिप लेता है। अपोस्ट्रोफी वाला जो इट्स है इट मीन्स जैसे आप देयर इज लिख देते हो, आई एम लिख देते हो ऐसे शॉर्ट में, देयर इज लिख देते हो, इट मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड लाइक इट इज। तो यहाँ पर हमने इसको इट्स कर दिया। जैसे आप आई एम यूज करते हो, देयर इज की जगह शॉर्ट में यूज करते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द ऑप्शन मीन्स द सेम एज द गिवन स्टेटमेंट। सो जो स्टेटमेंट है वो है दिस न्यूज़पेपर हैज अ लार्जर सर्कुलेशन देन एनी अदर पेपर इन इंडिया। दिस न्यूज़पेपर हैज अ लार्जर सर्कुलेशन देन एनी अदर पेपर इन इंडिया। तो ये जो स्टेटमेंट का मतलब है इन चार ऑप्शंस में सेम ही इस स्टेटमेंट के सिमिलर मतलब है। तो नो अदर पेपर इन इंडिया हैज एज लार्ज एज सर्कुलेशन एज दिस न्यूज़पेपर। तो इसका मतलब यही है कि पूरे इंडिया में ये कोई और पेपर इतना सर्कुलेशन में नहीं है जितना ये वाला न्यूज़पेपर है। तो करेक्टली ये जो ऑप्शन है वो स्टेटमेंट का जो बात कही है वही सेम मीनिंग यहाँ से निकलता है। मैं बाकी ऑप्शन पढ़ के बता देती हूँ। अदर्स न्यूज़पेपर इन इंडिया हैव एज लार्ज अ सर्कुलेशन, इसका मतलब ये कि और जो इसका मतलब है कि और जो पेपर्स हैं वो सर्कुलेशन में है। तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये इस सेंटेंस से एग्री नहीं करता है। नो अदर पेपर्स हैव अ सर्कुलेशन इन इंडिया, इट डज नॉट मीन कि इस जो ये वाला न्यूज़पेपर है उसका सर्कुलेशन है। अदर्स न्यूज़पेपर इन इंडिया हैव अ लार्जर सर्कुलेशन देन दिस न्यूज़पेपर। तो ये तो अपोजिट ही बात हो रही है, ठीक है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। कौन से पार्ट में एरर है। सो चिल्ड्रन फील्स मोर कनेक्टेड टू देयर स्टडीज व्हेन द टीचर हेल्प्स देम। तो द टीचर हेल्प्स देम, दिस इज करेक्ट। सो चिल्ड्रन यहाँ पर फील कोई यहाँ पर आर्टिकल नहीं आया है, सो दिस इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हैविंग अ रिकरेंट अर्ज टू स्टील, स्टील मतलब चुराना, अर्ज मतलब बहुत तीव्र इच्छा होना, विदाउट एनी रिगार्ड फॉर नीड और प्रॉफिट, कोई नीड नहीं है उस चीज को चोरी करने की या प्रॉफिट करने की, प्रॉफिट मिल रहा हो उससे, ऐसी कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज चुराने की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा हो। तो ये एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। तो क्लेप्टोमेनिया क्या है, ये मेंटल इलनेस होती है दैट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू स्टील दैट समबडी कैन नॉट कंट्रोल। इतनी ज्यादा अर्ज होती है कि कंट्रोल नहीं हो पाता, वो चीज चुरा ली जाती है, ठीक है। ना ही उसको चुराने से कोई प्रॉफिट हो रहा है, ना ही उसकी कोई रिक्वायरमेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है द पॉलिटिकल सिचुएशन हैज नॉट अफेक्टेड द प्राइस ऑफ ऑयल। मतलब पॉलिटिकल सिचुएशन से ऑयल की प्राइसेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, इफेक्ट नहीं किया। इफेक्ट अलग उसमें सेंस में यूज होता है। सेलेक्टेड और डिफेक्टेड तो बिल्कुल ही नहीं होगा। सेलेक्टेड द प्राइस ऑफ ऑयल, डिफेक्ट तो मतलब कोई किसी चीज में कोई नुक्स होना होता है।
तो इफेक्टेड और अफेक्टेड में भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो अफेक्टेड इज द करेक्ट आंसर, यानी कि इसकी वजह से यहाँ पे कोई प्रभाव, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। इन स्पाइट ऑफ ऑल माई एडवाइस द यंग फेलो टुक टू रॉन्ग वेज, मतलब मेरी इतना सलाह देने के बाद भी, सो एडवाइजेज और एडवाइज ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। इट मे बी कंफ्यूजन जो बच्चों को रहता है वो एडवाइज आएगा एडवाइस आएगा, ओके यहाँ पे रहता है। तो एडवाइस हम किसी को देते हैं, किसी को एज अ कोर्स ऑफ एक्शन इमीडिएटली जो करना होता है, सलाह देना, ये फॉर्मल होता है कि आपने कुछ एडवाइस कर दिया, मैंने ऐसा एडवाइस तो किया है उसे, जैसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हो कि कुछ ऐसा ट्राई करने की कोशिश करो, ये एडवाइस जो होता है वो एक्शन में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिप्लेस द वर्ड इन इटैलिक्स with the correct word phrase that means the same. So the problem escalated due to his interference. That means the same. Okay. So the problem increased, मतलब उसके interference से बढ़ गई, died out खत्म नहीं हुई, same नहीं रही, इसका मतलब है बढ़ गई, increased. Okay. Select the option that will complete the idiom correctly. If wishes were horses, then beggars would ride. ये बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है। If wishes were horses, स्कॉटिश प्रोवर्ब है। इसका मतलब ये कि बिना कुछ करे, अगर सिर्फ विश करने से ही सबको सब कुछ मिल जाए तो beggars would ride, मतलब तो फिर बाकी और भी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो कुछ एक सिर्फ कुछ करने से नहीं होता है, ओके। सो ये है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, if the expression if wishes were horses beggars would ride is mostly used in everyday context to mean that there is no point in merely wishing for things. आपको एक्चुअली में क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ओके। स्कॉटिश प्रोवर्ब है, अराउंड 16th सेंचुरी के अराउंड ये उस टाइम का है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, यूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एक्सेप्टेड टू कंप्लीट द सेंटेंस। एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना, इसका अपोजिट हमें भरना है। सो ही एक्सेप्टेड दैट द पर्स वाज फाउंड इन हिज बैग बट ही डिनाइड हैविंग स्टोलन इट, ठीक है। ही डिक्लाइन नहीं किया है, उसने डिक्लाइन नहीं, डिनाइड, रिजेक्ट, रिजेक्ट करना मतलब किसी को एक्सेप्ट नहीं करना। जनरली एक्सेप्ट और रिजेक्ट आपस में यूज होते हैं, लेकिन सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस में क्या है कि उस आदमी ने, उसने ये एक्सेप्ट तो किया कि उसके बैग में ही पर्स मिला है, कुछ चोरी हुआ होगा कोई पर्स, तो जब सर्च किया होगा तो उसके बैग में ही वो पर्स मिला है। बट ही डिनाइड, उसने ये मना किया, हैविंग की उसने नहीं चुराया है, किसी और ने लाके वो पर्स रख दिया। नॉट डिक्लाइन, रिजेक्टेड और स्पॉन। अदरवाइज एक्सेप्ट का रिजेक्ट भी हो सकता है अपोजिट डायरेक्टली, अगर सेंटेंस नहीं होता तो, पर वो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में क्या है वो डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, reorder the word or phrases to make a meaningful sentence. So various dhabas, Golden Temple, Amritsari kulchas. So we can start from either Golden Temple or Amritsari kulchas. So the Golden Temple के बाद फिर कुछ आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, इज या फिर इज तो आना ही चाहिए, या यहाँ पे द आना चाहिए। तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम, आर है यहाँ पर, तो अमृतसरी कुलचास से स्टार्ट करते हैं। अमृतसरी कुलचास है तो वर्ब आएगी आर, यानी डी आएगा। और क्या होगा, कुलचा सर्व किए जाएंगे या बनाए जाएंगे, तो क्या होगा, सर्व्ड एट, सर्व्ड एट कहाँ पे, सर्व्ड एट वेरियस ढाबाज, फिर अराउंड द गोल्डन टेम्पल, ई एंड बी, ओके। सी डी एफ ए ई बी जी, ए ई बी एंड देन जी, एंड वेरियस ढाबाज इज गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ओके। तो इस तरीके से रिलेट कर सकते हो आप, कि यहाँ पे तो सिंपल ये वर्ब ही दिया हुआ था कि कैसे आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं करेक्टली। अगला है, शी विल विजिट अस टुमारो, अब कॉमा लगा है यहाँ पर, पंक्चुएशन यूज किया है। शी विल विजिट अस टुमारो, वांट शी, ठीक है। विल सी तो मतलब वो बोल ही रहे हैं ये सेंटेंस में, तो ये तो नहीं आएगा, एंड इसके लिए हम यूज करेंगे विल के लिए वांट, वांट शी। An apparatus which measures and records the quantity, degree और rate of something, तो उसको बोलते हैं मीटर, नॉट मेंटर, यानी कि मेंटर तो जो
आपको गाइड करे, बताए, ठीक है। तो ये मीटर होता है, ओके, ये वाला नहीं, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है यूज द करेक्ट वर्ब दैट विल एग्री विद द सब्जेक्ट। आई एम द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड, ठीक है। अभी क्योंकि प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं तो यहाँ वर तो आएगा ही नहीं, और आई के साथ आर यूज होता नहीं है, एम साथ में यूज होता है। लेकिन जब थर्ड एज अ आप किसी और को बोल रहे हैं तो वो हु के साथ इज आएगा, हु इज टू बी ब्लेम्ड, जिससे ब्लेम किया जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है सीइंग हिज कॉस्टली वाज इन पीसेस मतलब एक अपने जो वाज को पीसेस, टुकड़ों में देखते हुए, यानी कि वो गिर गया होगा, टूट गया होगा। माई फादर बिकेम अ व्हाइट एलिफेंट, अ ब्लैक शीप, अ वेट ब्लैंकेट, पर्पल विथ रेज। एक बहुत ही, ये भी एक प्रोवर्ब है, एक इडियम है, सॉरी इडियम है। फेस पर्पल विथ रेज मतलब रेड मार्क या रेड फेस इन एंगर, जब आप बहुत गुस्से में हो, गुस्से से आपका चेहरा, बोलते हैं ना हमें लाल पीला होना हिंदी में जो बोलते हैं, तो वो ये यही है, पर्पल विथ रेज मतलब गुस्से में लाल पीला होना। सो सीइंग हिज कॉस्टली वास इन पीसेस माय फादर बिकेम पर्पल विथ रेज, ओके। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। आई हैव बीन स्टेइंग इन दिल्ली नॉट सिंस नॉट अंटिल, अगर ईयर लिखा होता 1986 1985 तो सिंस आता, फ्रॉम ऑफ कोर्स नहीं आएगा। सो बच्चे कंफ्यूज किस में होंगे, सिंस और फॉर में ही। अंटिल और फ्रॉम तो बिल्कुल भी कोई चांस ही नहीं कि उसके आएंगे। सो फॉर 2 years, अगर स्पेसिफाइड वहां पे ईयर लिखा रहता देन वहां पर सिंस आता। कंप्लीट द प्रोवर्ब, बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है ये। यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, सिर्फ कवर को देख के आप ये जज नहीं कर सकते कि उस बुक के अंदर क्या लिखा है। नॉट बाय इट्स ऑथर, इट्स पॉपुलरिटी और इट्स प्राइस, ओके। जैसे कि हम जनरली बोलते हैं कि किसी के कपड़े देख के हमें जज नहीं करना चाहिए कि वो इंसान कैसा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 द प्रोजेक्ट कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एन एप्रोप्रिएट इडियम्स। काफी आए हैं एएसओ में फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स। द प्रोजेक्ट वाज डैश व्हाइल द कंपनी सॉर्टेड आउट द मोर इमीडिएट इशू, यानी कि कंपनी अभी क्या कर रही है, जो इमीडिएट इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर रही है। द प्रोजेक्ट वाज इन द रेड, वैसे भी कोई मतलब नहीं होता, गिवन द सैक अ पीस ऑफ केक, पुट ऑन द बैक बर्नर, put on the back burner while the company sorted out the more immediate issue। put on the back burner मीन्स कि बैक में रख दिया है, वो जो इशू चल रहा था, वो जो प्रोजेक्ट था उसको पीछे, यानी टेम्परेली होल्ड पे रख दिया है, पीछे की तरफ कर दिया, क्योंकि अभी जो इमीडिएट इश्यूज हैं कंपनी उनको सॉल्व कर रही है, बाद में उस प्रोजेक्ट को देखेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। rearrange the word slash phrases to make a meaningful sentence, ओके, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है तो बना लीजिए सेंटेंस। द वर्ड, ठीक है, वन ऑफ से तो नहीं होगा, द वर्ड से हो सकता है। मोस्ट, बैट्स, क्रिएचर से नहीं होगा, बैट से हो सकता है, तो ई है जैसे बैट्स आर, एस है तो ये आर आएगा, बैट्स आर वन ऑफ मोस्ट, ठीक है। इसके बाद आ गया ई, के बाद आ गया सी, इसके बाद आ गया बी, वन ऑफ द, ऑफ के बाद जनरली द आता है, वन ऑफ, हाँ ये आ जाएगा द वर्ड्स मोस्ट मिसअंडरस्टूड क्रिएचर्स, ठीक है, मिसअंडरस्टूड क्रिएचर्स, ओके। करना या बहाना बनाना that you have a particular feeling, कि आपको कोई फीलिंग है जैसे थकने की या खुश होने की या सोने की। so the word feel means pretend करना, ओके। so ये तो आपका जब vocabulary स्ट्रांग होगा, आप कर पाएंगे तो ही इसको ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। बाकी ये कि ये दो ऑप्शन आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि हैप्पी या रिलैक्स समवॉट थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो सिमिलर कंटेक्स्ट में आते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 21, यूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ब्स टू कंप्लीट द सेंटेंस आई डैश दिस बुक फ्रॉम द पास्ट 2 weeks, मतलब पिछले 2 हफ्तों से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पढ़ रही हूँ। सो हैव बीन रीडिंग ही आएगा, ठीक है। नॉट रीडिंग क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से चल रहा है एंड अभी भी चल रहा है। आई थिंक आई विल हैव रीड इट बाय एंड ऑफ, और इस हफ्ते आप वो मैं बुक को खत्म कर दूंगी, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, आर्टिकल से रिलेटेड है। यूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। नो डाउट इसमें तीनों द आएंगे, क्योंकि यहाँ पर नील रिवर स्पेसिफाई किए, किसी भी रिवर, खाली रिवर होता तो आ भी आ सकता है, बट रिवर का नाम स्पेसिफाई किया है
तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आएगा द नील इज द, क्योंकि लॉन्गेस्ट है, स्पेसिफाई किया है, तो द रिवर इन द वर्ड में है, तो इसलिए आ नहीं आएगा, वर्ड के आगे द ही आएगा। अगला है एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ, पैसेज आप पढ़ सकते हैं। पहले भी मैंने बताया है कि किसी भी पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले डोंट जंप रीडिंग टू द पैसेज, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, उस पैसेज से रिलेटेड क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड ऑप्शन, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रहते हैं। देन उसके बाद आप पैसेज को रीड करिए, तो आपको इमीडिएटली पैसेज के जिस लाइन में आंसर लगेगा आप वापस उस क्वेश्चन पे जाएंगे और अपना आंसर टिक कर लेंगे। तो सुपरलेटिव इन दिस कॉन्टेक्स्ट, जो मैं क्वेश्चंस के जस्ट मीनिंग बता देती हूँ, मतलब बता देती हूँ, सुपरलेटिव इन दिस कॉन्टेक्स्ट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड एज, सो बेसिकली जो सुपरलेटिव्स को जो आपने पढ़ा होगा, सुपरलेटिव डिग्री हम पढ़ते हैं, तो इन्हीं की सबसे जो बेस्ट हो सकता है, ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट, देन यहाँ पर एक्सीलेंट आएगा। ओके, बाकी इस कंटेक्स्ट में भी सिमिलर काइंड ऑफ मीनिंग होगा, आप और देख सकते हैं। अगला है कि एन एंटोनिम फॉर द वर्ड एक्सपोनेंशियल इन दिस कंटेक्स्ट वुड बी, सो एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है, चीज एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, महंगाई एक्सपोनेंशियली जा रही है, इस तरीके से एकदम से तेजी गति से बढ़ना। सो ह्यूज मीन्स बड़ा होता है, रैपिड मतलब तेज होता है, फास्ट करना, इंटरमीडिएट मतलब बीच बीच में जो ब्रेक लेकर करना, स्लगिश होता है एक्सपोनेंशियली यानी एकदम से बढ़ना, रैपिडली बढ़ना, रैपिडली उसका वो सिनोनिम हो जाएगा, स्लगिश मतलब धीरे धीरे, ठीक है, तो ये धीरे 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 मतलब ऐसे ऐसे कर्व जाएगा, एकदम से ऐसे नहीं जाएगा। ओके, तो ये हुआ स्लगिश वर्ड का मतलब। अगला जो है क्वेश्चन वो आपका दूसरे पैसेज से है। सो पेट्रोलियम वाला जो है ये एक और पैसेज है, पैसेज की फर्स्ट लाइन में इसका फर्स्ट कोई एक ही क्वेश्चन है, यहाँ से वो आंसर दिया हुआ है, इजी है, इजी पैसेज है, इजी क्वेश्चन है। लास्ट सेक्शन है आपका जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में मैं सारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो रीड करके बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच फूड प्रोडक्ट हैज गोल्डन आर्चेज एज इट्स लोगो एंड द स्लोगन आई एम लविंग इट, सो वो है मैकडोनल्ड। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ बुकर प्राइज विनिंग इंडियन ऑथर, सो अरुंधति रॉय हैं, वो बुकर प्राइज विनिंग इंडियन ऑथर हैं। Which one of these IT giants from India was the first to be listed on the New York Stock Exchange? तो Infosys जो है उनका पहली इंडिया की IT कंपनी थी जो लिस्ट की गई थी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। What were the code names of the two atom bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki? जो गिराए थे जापान में, तो उनका कोड नेम था लिटिल बॉय एंड फैट मैन। Who was the social reformer responsible for the abolition of सती? तो राजा राम मोहन राय ने सती की जो प्रथा थी उसको बंद किया था। सती की प्रथा में जो इंडियन वुमेन्स होती थी वो शादी के बाद अगर वो विधवा हो जाती थी, उनके पति मर जाते थे, तो उन्हें जलती हुई आग में जलना पड़ता था। तो राजा राम मोहन राय ने इसके अगेंस्ट उन्होंने बोला और सोसाइटी ने इस प्रथा को खत्म किया। Where in the Indian subcontinent will one find the largest mangrove swamp? तो वो सुंदरवंस में मिलते हैं, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। Which method used in early schooling takes its name from the German term for children's garden? तो वो kindergarten, ठीक है, ये जो kindergarten ये जो वर्ड है वो लिया गया, तो प्ले से लेकर सीनियर केजी तक उसे हम बोलते हैं, यूज किया जाता है इस टर्म को। Who headed the first ever communist government in India? तो EMS नेम्बो ड्रिपद थे। What is the Linus Torvalds famous for? तो he created the Linux operating system, इसके लिए वो Linux ये जो है वो पॉपुलर हुए, Linux उन्होंने बनाया था OS। So for which one of these film did विद्या बालन receive the national award? तो डर्टी पिक्चर के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। इश्किया, परिणीता और कहानी, ये तीनों ही पिक्चर विद्या बालन की हैं। इफ इन केस कभी डाउट हो और ऐसा कोई मूवी का नाम लिखा हो जिसमें आपको पता हो कि इसमें तो विद्या बालन नहीं थी, तो आप थोड़ा सा वहां पर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्राई कर सकते हो, अगर एक या दो ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाते हैं तो। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन? तो ईयर ड्रम वो उसका नाम है। Which century did the poet संत कबीर live in? तो 15th century में कबीरदास जी थे, हुआ करते थे। Who wrote the book A Brief History of Time? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत ही पॉपुलर बुक A Brief History of Time स्टीफन हॉकिंग्स ने लिखी है, स्टीफन हॉकिंग। ओके,
क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के पूर्वोत्तर भाग में भूमि को तैयार करने के रूप में प्रचलित स्लैश एंड बर्न पद्धति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ईस्टर्न भारत में ये जो पद्धति है उसे झूम कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि कुछ 1 या 2 या कुछ अंतराल के बाद, कुछ सालों के बाद उस फसल को पूरी तरीके से फील्ड को जलाकर नष्ट कर देते हैं ताकि वो मिट्टी उपजाऊ रहे और उसमें कोई दूसरी क्रॉप करते हैं, उसे झूम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एन ओलंपिक मेडल? तो करना मालेश्वरी हैं, इन्हें ओलंपिक मेडल मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ अमेरिकन नेशन? तो अब्राहम लिंकन, काफी पुराना क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय इतिहास में प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है, जिन्होंने। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द नेम फॉर द मैथमेटिकल स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज द सम ऑफ प्रीसीडिंग 2 टर्म्स? तो उसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 19 है, Which wood is used for the standard cricket bat? क्रिकेट बैट बनाने के लिए कौन सा लकड़ी का बनाया जाता है? तो विलो लकड़ी है, उसका बनाया जाता है। Who was the Indian Prime Minister when India signed the Tashkent Declaration in 1966? तो उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जब ये ताशकंद समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु इज विशाल सिक्का हु वाज इन न्यूज हेडलाइंस रिसेंटली? तो वो सीईओ ऑफ इन्फोसिस थे जिन्होंने रिजाइन किया अगस्त 2017 में, और उसी साल का ये पेपर है। तो ये इट मींस ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया उस साल के हिसाब से। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मेथड प्रैक्टिस्ड बाय अ मैन? सो फर्मेंटेशन, स्टेम सेल प्लांट, टिश्यू कल्चर, क्लोनिंग। फर्मेंटेशन बहुत टाइम पहले से किया जा रहा है। विथ व्हाट इज द आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल? तो जम्मू एंड कश्मीर में लगता है वो आर्टिकल 370 पर उसी टाइम हुआ था, काफी न्यूज में आई थी ये वाली जो न्यूज थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, बहुत छोटा लिखा हुआ है, विच इंडियन वुमन sprinter is the first to make the grade for the Rio Olympics after qualifying marks were introduced in 2000? तो तुति चंद वो इंडियन वुमन थी। लास्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय हस्तकला शैली का अर्थ पुष्पन से संबंधित है? पुष्पन, पुष्प मतलब फूल, तो ये पुष्पन यानी फुलकारी। ओके, ये कला है जिसमें वो फूल से फुलकारी जैसे डिजाइन बनाते हैं। तो ये था आपका एएसओ का 2017 का कंप्लीट पेपर। सो आगे एक और पेपर है, वो मैं देखूंगी जल्दी ही सॉल्व करके, आपको सॉल्यूशन उसका रिकॉर्ड करके वीडियो बनाती हूँ। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि डीडीए का जेएसए और एएसओ के लिए टेस्ट सीरीज हमारी ऐप पे फ्री टेस्ट सीरीज दिया हुआ है, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको मार्क्स भी वहाँ पे मिलेंगे कि आपने कितना अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए, प्लस उसमें आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। ओके, तो आप जाके आपको क्या करना है, ये इफेक्टिव स्टडी आप डालोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, ये ऐप डाउनलोड करोगे तो उस ऐप से आप ये फ्री टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।